नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। अस्पतालों में मची त्राही, मरीजों के लिए नहीं बची जगह। संजय गांधी में तैनात की गई पुलिस। कलयुगी मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर 3 वर्षीय बच्ची को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर जारी है ठगी। इंजेक्शन दिलाने के नाम पर चूना लगाने वाला युवक गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। अस्पतालों में मची त्राही, मरीजों के लिए नहीं है जगह। मरीजों को रोकने के लिए अस्पताल में तैनात की गई पुलिस। रीवा शहर में इस तरह की त्रासदी शायद पहली बार देखी जा रही है, जब विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में मरीजों को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। मरीजों के परिजन अपने मरीजों को लेकर विलाप करते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा है कि अब यहां किसी भी मरीज को रखने की क्षमता नहीं है। बेड पूरे भर चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को जिस गेट से प्रवेश दिया जाता है, वहां अपने मरीज को लेकर परिजन आक्रोशित दिखाई दिए, वहीं कुछ विलाप कर रहे थे। स्थिति ये है कि अब प्राइवेट अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उनके द्वारा भी मरीजों को नहीं लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सभी का रुख संजय गांधी अस्पताल की ओर होता है, जहां स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अब यहां किसी को रखने की जगह नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा ही खतरनाक है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कोरोना के एक्टिव केस 2300 के ऊपर चले गए हैं। इसका नतीजा है कि संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था बनाने में पसीना छूट रहा है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों संक्रमितों से ज़्यादा सस्पेक्ट मरीज हैं। ये अस्पताल अब पूरी तरीके से कोविड अस्पताल बन गया है। आपको बता दें कि विगत दिवस 339 संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके बाद से संजय गांधी अस्पताल के बेड पूरी तरह से भर चुके हैं। इस अस्पताल में कुल 574 ऑक्सीजन युक्त आईसीयू बेड हैं। इसके बावजूद सभी बेड भर चुके हैं। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर पहले मेडिकल विभाग को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद ऑर्थोपेडिक एवं कैंसर यूनिट को गांधी स्मृति चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया। इसके बाद भी जब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी होने लगी तो बीती रात सर्जरी विभाग को भी संजय गांधी अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया। सर्जरी वार्ड में भर्ती मरीजों की व्यवस्था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाई गई है। इस तरह संजय गांधी अस्पताल अब पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। अभी यहां बर्न यूनिट चल रही है, उसे भी जल्द ही शिफ्ट करने की तैयारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं संजय गांधी के पीछे वाले गेट की तस्वीर, जहां मरीजों के परिजन अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं। देखा जाए तो इसमें अस्पताल प्रबंधन की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास मजबूरी है, न तो पर्याप्त बेड है, न ही ऑक्सीजन। फिलहाल जो देखने में सामने आ रहा है वो स्थिति सामान्य नहीं है। अब देखना यह है कि आगे शासन एवं प्रशासन कब तक उनके लिए इंतजाम कर पाता है। प्रस्तुत है परेशान मरीजों के परिजनों एवं सुरक्षा प्रभारी श्यामलाल एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। फोटो लीजिए इसकी। ये जीवन मौत से जूझ रहा है, इसको कहेंगे कोरोना बेचारा पेशेंट है। देखिए वो जीवन और मौत से जूझ रहा है, इसका अगर मौत होती इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हम 1 घंटे से वहाँ सुपर हॉस्पिटल में खड़े हैं, वहाँ से यहाँ आए, ये भाई साहब बोला कि नहीं एडमिट करेंगे। गेट में जाते हैं तो यही सब अभी रीवा कलेक्टर का नंबर है, रीवा कलेक्टर को लगाएंगे फोन। बात करिए ना, आप लगा सुपरवाइजर से बात करा रहा है। क्या बात हो गई? 3 घंटे से उधर से पीछे से इधर भेज रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं, तो इस तरह के बोलता क्यों नहीं? लिख कर दे दो मेरे को। हम क्यों लिख कर दे? हम अपने सुपरवाइजर को नंबर दे दिए आपको। सुपरवाइजर का नंबर अभी तक मैं बकर आगे सुपरवाइजर का नंबर बोल रहे, डॉक्टर से बात पूछता हूँ। डॉक्टर का नंबर मेरे पास नहीं है। मरीज सुबह से भटक रहा हूँ, हम लोग 2-2, 3-3 मरीज मर रहे हैं। अरे तमाशा बना रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मना करो, गेट बंद कर दो, कोई नहीं आए। नहीं, मना क्यों कर रहे हैं? ये पता नहीं क्यों बोले कि डॉक्टर साहब का आदेश है। इस तरह के बताइए। हम बुलाइए 3 नंबर में जाओ, 3 नंबर में आओ तो 50 किलोमीटर दूरी से बोलेरो करके गाड़ी लेकर आए, या 2-2 अब मरीज मर रहे हैं। ये बोल रहा है कि डॉक्टर मना किए। मना किया खोलने के लिए।
हम लोग खड़े हैं। कैसे पता कि बेड खाली नहीं है? सर आपको कहाँ से निर्देश दिया गया है बंद करने? कहाँ से निर्देश मिला है बंद करने के लिए गेट को? यहाँ जो सीएसओ हैं हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर, वो बोले कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वहाँ 3 नंबर से गेट बंद करना, गेट कभी नहीं सीमू खोलना। साहब उधर गया, मैंने तो बोला कि 3 नंबर से आप जाइए, वहाँ दिखा दीजिए, वहाँ गार्ड बैठा है, एंट्री करे और प्रवेश हो जाइए। सीमू साहब से मैंने बात किया। ठीक है, वहाँ से बात कर लीजिए। तब बात तो किया तो आप मान क्यों नहीं रहे? परेशान मत कीजिए, मैं सीएमओ ऑफिस से आया हूँ, गार्ड को भी तो सीएमओ ऑफिस बोल रहे हैं 3 नंबर में जाइए तो खोलेंगे। मैंने बोला उनको, आप वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है अभी की भी। आप कहाँ यहीं हैं? हेलो, मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ सीएमओ ऑफिस चलिए। वो कह रहे हैं कि 3 नंबर में जाओ। 6 घंटे हो गए। सीएमओ साहब से बात हुई है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग करके मिला हूँ, गार्ड साहब को दिखा दूँ, वो आपको फोन करके बता दे। मतलब सही रास्ता किसी ने नहीं बताया। जो फिर आप अभी पहले तक मैंने 1 नंबर गेट से अंदर जाके वो ब्लड वाले के अंदर बैठते उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। यहाँ नहीं फूल है नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं मिला ना, किससे गाँव बोल दे रहा हॉस्पिटल लोन कैसे मांगे? कोई डॉक्टर बोले कोई रेफर करे। आपसे चौकी सुपरवाइजर है ना, 1 मिनट पहले बात समझिएगा। सामने वाले को बेवकूफ मत समझिएगा, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, ये न्यूज वाले हैं और ये हैं, ठीक है ना? यहाँ पे गार्ड ऐसे, ये गार्ड तो मान लीजिए थोड़ा सा तमीज से भी बात कर रहे हैं, उस वाले गेट के आपके गार्ड इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप मेरा आई कार्ड देखिए, ये देखिए, मैं बैंक में एक मैनेजर हूँ और मेरा खुद का मेडिक्लेम है मेरी फैमिली का, बट मेरे सास ससुर गाड़ी में तड़प रहे हैं और मैं 4 हॉस्पिटल भागने के बाद बिछिया कह रहे बिछिया हॉस्पिटल जाओ, यहाँ जाओ, और बताइए किसी के रिश्तेदार और कैसे बाहर तड़प रहे हो। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मैं गया हूँ अंदर, वहाँ पे बेड अवेलेबल है, 1 बेड छोड़ के कम से कम नहीं 1 वार्ड में 2-2 बेड खाली है और ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी खाली है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी पड़े, बट यहाँ पे कह ऑक्सीजन खाली नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, साथ न्यूज वाले चले, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे है। तो ये मतलब क्या है आप बताइए ना साहब साहब। तो भाई अभी देख के आ रहा हूँ कोविड सेंटर पे, यहाँ पे वहाँ पे बेड खाली है। मैं करूँ मेरे पेशेंट को कोरोना है नहीं, आप बताइए उन मरीजों को क्या करें? ऑक्सीजन लेवल कहाँ ले जाएं? घर में ले जाएं, मार डालें? आप देखिए मेरे पेशेंट का ओनली अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ओनली ऑक्सीजन लेवल कम है। ये पेशेंट है सर, ये भाई साहब मना कर रहे हैं कि नहीं एडमिट करेंगे, ये भाई साहब जो है मना कर रहे हैं कि नहीं एडमिट करेंगे, जहाँ करने और शिकायत कर रहे हैं। मैं सुपर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मेरा नाम केपी सिंह है। ये एडमिट है, वो पेशेंट गंभीर हालत में है, उसको कोरोना कुछ नहीं है, पर एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। सुपर हॉस्पिटल से संजय गांधी भेजे, संजय गांधी से भाई साहब बोले कि आप जहाँ ले जाना हो ले जाओ, यहाँ पर नहीं एडमिट होंगे। अब पता नहीं क्या शासन की व्यवस्था है, ये समझ में नहीं आ रही कि शिवराज सिंह की क्या व्यवस्था है। झूठे खोखलेबाजी है साली। हम लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। ये पेशेंट है जीवन और मौत से जूझ रहा है, पेशेंट जीवन और मौत से जूझ रहा है, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। मेरे पास रीवा कलेक्टर का नंबर है, मैं रीवा कलेक्टर को लगाऊंगा अभी फोन। रीवा कलेक्टर का नंबर है मेरे पास। ये मैं 2 घंटे से भटक रहा हूँ। मेरा नाम केपी सिंह है, मोहम्मद हुसैन है, उसको गंभीर स्थिति में है वो। ये मैं मनगामा के पास से बसेड़ा गांव से लेके आया हूँ। मनगामा से लेके मैं आ रहा हूँ, मनगामा में हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाया, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आम आदमी मरता रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। है और यहाँ क्यों नहीं ले रहे, क्या बोल रहे हैं? यहाँ ये सर भटका रहे हैं। वहाँ मैं वो रीवा रिसर्च सेंटर में गया, वहाँ से रेफर यहाँ को बोले कि वहाँ चले जाइए संजय गांधी। यहाँ से बोले तो बोले कि बिछिया चले जाइए, तो जब बिछिया गया तो बोले नहीं वहीं संजय गांधी में होगा। और जब संजय गांधी में आया तो बोले 3 नंबर में गेट जाइए, तो ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब मना किए हैं कि अंदर किसी को नहीं आने देना, यहाँ बेड फुल है, तो कोई मरीज अंदर नहीं आएगा। अब इस तरह के सारे 4 घंटे से हम लोग भटक रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सर? से चाहे मरीज को छोड़ करके यही मौत कर दूं, उनको चले जाएं, छोड़ जाएं, अब तो ले जाएं तो घर में मरेंगे। हैं 2 हैं, हमारे ससुर हैं और हमारे साले 2। हम हैं मनगामा के सर, और वो हैं बुढ़िया लोहंदवार के हैं सर। हैं सीएमओ से बात की आप? हाँ, सीएमओ साहब आप पहचानते तो नहीं है, सीएमओ ऑफिस में गया।
क्या सीएमओ से बात हुई है आपकी? पहली बात तो ये, जब से मैं आया मुझे यहाँ पे 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे से सबसे सारी जिम्मेदारी गार्ड को दिया है। गार्ड इतने बदतमीजी से बात कर रहा है, वो कह रहे हैं आप बात कर लीजिए। बात करा किससे रहे? अपने सुपरवाइजर से। ठीक है, जब मैंने सुपरवाइजर से बात करी तो सुपरवाइजर करे कि ऊपर से सीधा आदेश है कि आप गेट नहीं खोलना है, कोई बेड खाली नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो किससे बात करें, कुछ तो बता, तुम्हारे कैसे मान लो कि तुमको क्या है कैसे है। वो कह रहे सीएमओ के पास जाओ। सीएमओ के मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि आप 3 नंबर में जाओ, बेड मिल जाएगा। अब 3 नंबर पहले पता नहीं, 3 नंबर किसी तरह से हमें मिले। जब 3 नंबर में आ रहे, फिर ये कह रहे कि नहीं अब इसने अपनी सुपरवाइजर से बात कराई। वो कह रहे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ सीएमओ से, लेकिन किसी डॉक्टर से और उससे मिल नहीं पा रहे हम। डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं। सारी चीज़ें गाड़ी बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक मतलब फुल है और ताला बंद है। कोई डॉक्टर सामने नहीं आ रहा है इस बार। कोई भी डॉक्टर सामने नहीं आ रहा। है ना? आपके मन देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन लेवल 56 है। ये मैं रीवा हॉस्पिटल से आया हूँ, यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन लेवल क्या बता रहे हैं? 56%। इसके बाद भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है। ओनली मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ओनली ऑक्सीजन, मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, हम घर में जाकर उसको क्वारंटीन। क्या कहना है? वही तो सर, यही चीज नहीं समझ आ रही कि हम 3 घंटे से घूम रहे हैं। पहले बात तो कोई ऐसा पर्सन नहीं जो सही से किसी को गाइड कर सके। पेशेंट यहाँ से वहाँ जिसकी खराब हो गई तबीयत, कोई मर गया, कैसे हो गया पता नहीं कैसे, बट ये कि मरीज तड़प रहे। आप जाएंगे उस वाले गेट में जाइए, देखिए 4-5 मरीज इधर पड़े हैं, 4-5 मरीज ऐसे पड़े हैं, बट वो बेचारा इधर से उधर घूम रहा है सुबह से, उसको कुछ पता नहीं। क्या नाम है आपका सर? यहीं अंदर पेशेंट नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो जितने बेड हैं वो पूरे बेड फुल हो चुके हैं, अब जगह नहीं है। हमारे को आदेश मिला है कि जो भी पेशेंट आते हैं उनको बिछिया में बता दिया करिए, वहाँ चले जाएं। जैसे कोई बेड खाली उनका 3 नंबर में उनका हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं, भाई आप एंट्री करा दिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, अगर बेड जैसे खाली होगा आपको कॉल कर लेंगे। अभी आप बिछिया में जाकर वहाँ दिखवाइए। तो इसके लिए क्या मतलब गार्ड के ऊपर, गार्ड के बस का तो है नहीं जिस तरह पब्लिक नहीं सर, हाँ सर, जनता भड़की। इसके लिए सर हमारे को अभी 8 पुलिस वाले मिले हुए हैं, अभी आ गए हैं 8 पुलिस वाले, तो उनको भी हमने उनकी भी हेल्प ले रहे हैं। जहाँ भी ऐसा निर्मित होता है तो उसकी भी हम हेल्प ले। जहाँ भी ज़्यादा सीरियस मरीज़ है, बिल्कुल ही सीरियस, उसको हम दिखवाते हैं कि स्टेशन में उसको देख लीजिए, ले आते हैं अंदर। ज़्यादा सीरियस है और कोई स्टेबल है थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते भाई बिछिया में ले जाकर वहाँ दिखा लो, वहाँ बेड है। लेकिन जब यहाँ हाउसफुल का बोर्ड मतलब आपको बता ही दिया गया ये हाउसफुल है, तो फिर कैसे ले पाएंगे मरीज को? नहीं सर, जैसे मान लीजिए बहुत क्रिटिकल हो रखा ना, तो डॉक्टर साहब को जाके बोलते सर ऐसा ऐसा, तो आप चल के उसको देख लीजिए। डॉक्टर वहाँ आके उसको देख लेते हैं, बाहर आके देख लेते हैं। देख के वेटिंग। हाँ वो है सर। तो यहाँ अब पुलिस लग चुकी है, मतलब हाँ अंदर न जाने पाए। हाँ जी, पुलिस आ गई है, पुलिस भी लगी हुई है हमारे साथ। 8 पुलिस वाले हैं जो आए हुए हैं, वो हमारी पूरा हेल्प कर रहे हैं। और ऐसा सर अभी निर्मित 1-2 केस ऐसे आए हैं, बाकी तो अभी आ नहीं रहे हैं। चक्कर में 2-4 केस आए हैं ऐसे, तो उनको बताए तो कुछ तो चले, कुछ तो थोड़ा बहुत बाता विवाद किए हैं, बाकी फिर चले गए हैं बिछिया में। तो कुछ बाता विवाद जरूर तैयार कर देते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अगर डिस्चार्ज हो जाए तब तो नए एडमिशन हम ले पाएंगे। और एडमिशन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे पास में जितने वेंटिलेटर है, जितने ऑक्सीजन बेड है, उन सभी पर मरीज आ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये है कि जिला अस्पताल या 2 अन्य अस्पतालों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग अरेंज कर पाएँ। तो अभी जैसे जैसे डिस्चार्ज होंगे उसके पश्चात ही फिर कुछ कहा जा सकता है भर्ती का। सर वहाँ कुछ मरीज अभी मतलब विवाद का सुना जा रहा है कि मरीजों को भर्ती कराने को लेकर, तो इनके लिए क्या इंतजाम करेगी आगे जाके? जिला चिकित्सालय में भी नहीं लिया जा रहा। हम लोग एक ट्रायल्स एरिया बना रखा है ऑब्जर्वेशन का, जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है और भर्ती नहीं हो पा रहा है, तो ट्रायल्स एरिया में हम लोग देखते हैं। 4-6 घंटे में अगर वो स्टेबल हो जाता है तो घर भेज देते हैं, अनस्टेबल होता है तो उसकी भर्ती कर देते हैं। सर आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं बेड को बढ़ाने के लिए, तो मतलब कब तक ये इंतजाम हो पाएगा? अभी हम लोगों की कोशिश यही है कि ऑक्सीजन बेड जो है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा है, और अभी 1 सप्ताह के अंदर PIU के द्वारा किया जा रहा है काम, तो 1 सप्ताह के अंदर वो काम पूरा कर लेंगे, ऐसी संभावना है। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है अभी? ऑक्सीजन वर्तमान में अभी अच्छा है, ठीक है, और शासन के स्तर पर हम लोगों को बीच बीच में टैंकर हमको मिल रहे हैं। जैसे कल भी हमको 12 बजे करीब एक टैंकर मिला है जिसमें 15 टन के करीब ऑक्सीजन प्रदाय की गई। आज भी हमारे पास 3.8 का आया है, लेकिन मरीजों की संख्या खूब अधिक है। हमारा कंज्यूमशन उस तुलना में बढ़ गया है जितनी हमारी आवश्यकता है, लेकिन शासन स्तर पर इसकी आपूर्ति बराबर हो रही है।
मां ने प्रेमी के संग मिलकर अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतारा, लगाया गया आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपनी ही 3 वर्षीय बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि परिवार के द्वारा मां और उसके प्रेमी पर बच्ची के साथ मारपीट कर हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। शहर से महज 10 किलोमीटर दूर रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में कोष्टा गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम ने 3 वर्षीय बच्ची की हत्या के जुर्म में कलयुगी मां के साथ उसके प्रेमी को घर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कोष्टा गांव की निवासी अंजू मिश्रा के द्वारा अपनी 2 बच्चियों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जिसमें घायल होकर आज 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पति राहुल मिश्रा बीते कई दिनों से जेल के अंदर धारा 302 की सजा काट रहे हैं, जिसके कारण महिला ने दीपक सिंह नाम से व्यक्ति से अपने अवैध संबंध बना लिए और अपनी दोनों बच्चियों के साथ मारपीट करने लगी, जिसमें घायल होकर आज एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के शरीर पर कई सारे घाव के निशान मन को विचलित कर देने वाले हैं। बच्ची के चाचा आदित्य मिश्रा का कहना है कि उसकी भाभी पिछले कई दिनों से अपनी बच्चियों के साथ मारपीट करती थी। करीब 4 दिन पहले बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं बच्ची के चाचा का कहना है कि बच्ची को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई और पुलिस को गुमराह करने के लिए अस्पताल में बच्ची का गलत पता और नाम भी लिखवाया गया था। वहीं पकड़े गए आरोपी दीपक मिश्रा के पास से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की है। इस संबंध में प्रस्तुत है बच्ची के चाचा आदित्य मिश्रा एवं थाना प्रभारी श्री मृगेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि मां ने और दीपक ठाकुर नाम के व्यक्ति ने उसको आगे 4-5 दिन टॉर्चर कर रहे हैं और फिर उसकी कल हत्या कर दिए हैं। कैसे पता चला आप लोगों को? हमको बाहर से पता चला, उनके घर से। मैंने मेरे भाभी के यहाँ से, किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये सब हो गया है। हमको दूसरे पता चला तो मैं रायपुर थाना की मदद से फिर ये बॉडी भी यहाँ थाना अस्पताल में मेक के चले गए थे वो लोग घर, और यहाँ पे गलत पता भी लिखा दिए थे। अब घर मारपीट ये सब में हमको नहीं पता था, मगर वो लड़की खुद बताई, जो छोटी दोनों बहन को मारे थे, बड़ी वाली खुद बताई कि वो गिरी नहीं है, उसको मेरी माँ और वो दीपक ने मिल के मारा है। दीपक कौन है? दीपक ठाकुर वो उसका बॉयफ्रेंड है। अभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है? हाँ, पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया घर से ही। सब यहाँ अस्पताल में मेक के और दोनों घर में थे। दीपक के पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ है? एक पिस्टल, 7 तमंचा बरामद हुआ है। बच्ची के शरीर में बहुत सारे घाव के बच्ची के शरीर में बहुत सारे घाव के निशान, एकदम आप देखेंगे, खुद देख सकते हैं वो फोटो यहाँ पे। सर में चोट का भी निशान? सर में चोट लगने के पूरे में शरीर में ही निशान है, कम कम ये तो 50 अंदरूनी घाव है और पटक के मारा गया। यहाँ सूचना आई थी डायल 100 से सुबह, एक बच्ची है, उसकी बॉडी यहाँ पे मिली हुई है कि उसकी मतलब मृत्यु हो चुकी है, आपके यहाँ पे SGMH में रखी हुई है। वो संदेह के दायरे में है, तो उसकी जांच करने आज हम लोग आए थे। पंचनामा कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे जांच होती है तो उसमें स्पष्ट होगा कि मृत्यु का कारण क्या था। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर जारी है ठगी। इंजेक्शन दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। घटना जिले के डभौरा थाना क्षेत्र की है। आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर बड़े बड़े लोगों को चूना लगाते हुए उनसे पैसे ठग लिए। इंजेक्शन के नाम पर पैसे ठगने के बाद शिकायत के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने इंटरनेट पर एक भ्रामक मैसेज फैलाया था, जिससे लोग उसके बहकावे में आकर उसे पैसे भी दे दिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को डभौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया का उपयोग आज देश और दुनिया में खतरे का सबब बनता जा रहा है। वजह यह है कि साइबर क्राइम के बढ़ते इस दौर में कब लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लग जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में कोविड महामारी के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला कम नहीं हुआ है। इंटरनेट पर भ्रामक मैसेज परोसकर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है।
साइबर क्राइम की जानकारी होने के बावजूद लोग संभलने की बजाय उसकी जद में आकर आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। साइबर क्राइम का एक ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है, जहां रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र का रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला अपराधी गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा उससे पूछताछ शुरू करते हुए कार्रवाई की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठने वाला आरोपी अभिषेक गौतम डभौरा थाना क्षेत्र का ही निवासी है। आरोपी युवक द्वारा बीते दिनों इंटरनेट में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाने का एक विज्ञापन पोस्ट किया, जिसके बाद जरूरतमंद कोरोना मरीज के परिजनों ने उससे संपर्क शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी युवक ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर उनसे मोटी रकम तो ऐंठ ली, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं दे पाया। आरोपी युवक के खिलाफ रीवा डभौरा थाना के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली और बंबई में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी युवक ने किससे कितने पैसे ठगे, इसकी पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। इस संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी डभौरा श्री दिलीप दाहिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार। दिनांक 24/4/2021 को ऑनलाइन रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की झांसा देकर पैसे ठगी करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से अभिषेक गौतम पिता रमेश गौतम निवासी डभौरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कबूल किया है कि ऑनलाइन प्रांत के अन्य प्रांतों से भी ठगी किया है और इसे पूछताछ जारी है। रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा संजय गांधी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। रीवा के संजय गांधी अस्पताल निर्माण के दौरान बने ऑक्सीजन प्लांट को बुलाकर अब प्रशासन के द्वारा नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने को लेकर जमीन तलाश की जा रही है, जिसके लिए अधिकारीगण निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पुराने बंद प्लांट को चालू कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है तथा लाखों की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। मीडिया में जानकारी आने के बाद प्रशासन ने पुराने बंद पड़े प्लांट को भी जल्द चालू कराने की बात कही गई है। वर्ष 2000 में रीवा जिले में संजय गांधी अस्पताल का निर्माण कराया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पताल की सर्व सुविधा युक्त बनाए जाने की पहल की गई थी, जिसमें अस्पताल परिसर के भीतर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण भी कराया गया था। लेकिन 20 बरस बीत जाने के बाद अब संजय गांधी अस्पताल परिसर में बना ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया, जिसके कारण मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जहां ऑक्सीजन को लेकर समूचे देश में हाहाकार की स्थिति निर्मित है, वहीं इस स्थिति को देखते हुए रीवा जिले में भी प्रशासन के द्वारा नवीन ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कराए जाने की पहल शुरू कर दी गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट निर्माण को लेकर जमीन तलाश की जा रही है तथा अधिकारीगण जगह जगह निरीक्षण कर जमीनों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन पुराने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराने में प्रशासनिक अमले की कोई रुचि नहीं दिखाई देती। प्रस्तुत है इस संबंध में एक झलकी सहित रीवा के संभागायुक्त अनिल सुचारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। जितनी भी गाड़ियाँ अंदर आपने सबको बाहर खड़ी कराया। आज जो निरीक्षण किया गया है वो संजय गांधी अस्पताल जो हमारा चल रहा है उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में है, किस प्रकार से हम और अच्छी व्यवस्था दे सकें। जो हमारे पेशेंट्स कोविड और नॉन कोविड जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स आ रहे हैं
उनको किस प्रकार की व्यवस्था है। और जैसा आपने देखा है कि हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए एक यूनिट मंगाई थी, उसका सामान आ गया है और वो भी शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाएगा। सर शहर में 2 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, कितने लागत से लगाए जाएंगे और कब लगाएंगे? अभी तो ये जो प्लांट आया है लगभग मुझे जहाँ तक मालूम है 80-1 लाख का ये प्लांट है और ये आज शुरू हो जाएगा। वो जो ठेकेदार हैं वो साथ में ही हैं और उन्होंने बताया है कि प्लांट वो ले आए हैं, मशीन्स ले आए हैं, वो इंस्टॉल करना तत्काल शुरू कर रहे हैं। शाम को हमें ये मालूम होगा कि ये कितनी देर में ये ऑक्सीजन इससे सप्लाई करने के लिए सप्लाई कर पाएंगे। तो वो अभी हम उनसे यही चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि शाम तक, रात तक कुछ ना कुछ हम इस पर हमें प्रगति मिल जाएगी। सर संजय गांधी अस्पताल में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट है और कई सालों से बंद पड़ गया है। हाँ, मेरी जानकारी में आया है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं कि उसको कैसे प्रकार से ठीक कर सकते हैं या चलवा सकते हैं। रीवा शहर में लॉकडाउन के चलते भूखों मरने की कगार पर है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो सीजनल व्यवसाय करने वाले और रोज कमाकर परिवार चलाने वालों को। शासन ने मदद के नाम पर 3 माह का अनाज तो गरीबों को दे रही है, लेकिन मौसमी व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण साथ में अपनी कला को जीवित रखने वालों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन में ऐसी बदहाली झेल रहा मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने भरण पोषण करने वाला परिवार, जो गर्मी के सीजन में अपना कारोबार बढ़ा लेते हैं और 8 माह बैठ कर खाते हैं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से लगातार चल रहे लॉकडाउन और कोरोना संकट में शादी ब्याह के कार्यक्रमों पर लगी पाबंदी के चलते इनका परिवार भूखे मरने की कगार पर पहुंच गया है। हमने इनकी समस्या जानने के लिए इनके घरों पर पहुंचकर देखा तो स्पष्ट देखने को मिला कि इनके 1 वर्ष की मेहनत बरसात आते ही पानी में मिलने वाली है। मिट्टी के बने बर्तन बरसात आते ही नष्ट हो जाएंगे। इसका कारण शादी बारात का सीजन निकल रहा है और पाबंदी के चलते इनके बर्तन बने रखे हुए हैं। आइए सुनते हैं मिट्टी के बर्तन बनाकर भरण पोषण करने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उनको नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रजापति। ये आप बना रहे हैं सामान वगैरह, क्या नुकसान हो रहा है? ये मिट्टी का काम करते हुए मैं प्रजापति समाज हूँ, मिट्टी का काम करता हूँ। तंदूल वगैरह जैसे पूजे आदि सामान होते हैं वो मैं विकास करता हूँ। अब वट क्या है कि मेरे 1 लाख से ऊपर आमदनी होती है सीजन भर में। ये कच्चे माल है, अब बारिश होने वाली है, 1 महीने बाद बारिश होने वाली है। वट ये लॉकडाउन लगने के बाद हमारे घर में 1 तक दाना नहीं, दाना के सिवा और पैसा भी नहीं है। तेल भी लेना जाता हूँ दुकान में तो 70 रुपये 170 रुपये किलो है। कहीं रास्ते से गुजरता हूँ तो पुलिस वाले मारते हैं डंडे, और वहाँ से आता हूँ सूप बचा कर तो बच्चे के लिए कैसे वैसे खाना के लिए प्रबंध करता हूँ, और उसके बाद फिर जो रहता है तो हम खाते पीते सो जाते हैं। ऐसे करते हैं, क्या करें, रो रो के दिन कट रहे हैं हमारे लॉकडाउन के कारण आप लोगों को परेशानी हो हाँ, रही है? पूरी परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? बेबी प्रजापति। किस तरह का व्यापार हो रहा है आपको? ये व्यापार हो गया, अब लॉकडाउन तो पर साल से लगा है तो मैंने कोई कुछ नहीं चल रहा धंधा रोजगार, तो बैठे हैं मैंने घर में बना के। पूंजी लगाए हैं वो भी नहीं मिल रहा, पूंजी भी नहीं आ रही है। अब कच्चा धंधा, पानी गिरेगा भीन जाएगा, अब क्या करेंगे? क्या किस तरह की इसकी बिक्री हो रही है? अब बिक्री क्या हो गया, अब सब तो सब डाउन है, अब सब धंधा पानी, अब शादी वादी कुछ हो ही नहीं रहा है। 25 आदमी 50 आदमी का वो भी बंद हो गया पूरा, एकदम कोई लोकेशन ही नहीं है। मटका गगरी कोई लेना आ ही नहीं रहा है ना, सब सिस्टम बंद है। किसी तरह से आते थे तो पुलिस वाले भगा देते, जैसे यहीं भी कभी कभी बीच में चौराहा पुलिस लगती है ना, नारायण चक्की के पास, नदी के पास तो है ही है। कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे हो गया कम से कम लाख रुपए का, तो आदमी धीरे धीरे मटका गगरी ये सब लटपट करके व्यवसाय आदमी के खत्म हो गया। कोई भी ग्राहक नहीं है? कोई नहीं आता है, आदमी बैठा है, क्या काम धाम करे, कोई बना ही नहीं रहे। पिछला सीजन निकल गया होगा, 25-50 बना के रखे, बरसात में कहाँ रखेंगे, ये सब डाउन हो गया। पानी गिरेगा फूल जाएगा, आदमी के तो है नहीं घर द्वार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।